हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो जो भी करंट अफेयर्स छूटे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके छूट चुके हैं 2-3 दिन के। तो वो सारे मैं आज कवर कर लूँगी 3, 4 और 5 तारीख के। और बाकी जो आज के मतलब जो 6 तारीख के करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको कल करा दूँगी। ओके, तो आप पूरा वीडियो देखना। आज हो सकता है बड़ा वीडियो हो जाए और इसमें जो भी है आप पूरा वीडियो देखकर जाना, क्योंकि जो भी मैं बताती हूँ वो इम्पोर्टेंट होता है। आप ये मत सोचा करिए कि मैं अपने मन से कुछ भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारी इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कलेक्ट करके लाती हूँ। तो वो आप चाहें तो पेपर पेन लेके बैठ सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी होता है उसमें, और काफ़ी उससे रिलेटेड जो भी होता है वो आपको मतलब इम्पोर्टेंट ही होता है, कुछ भी अदर चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 तारीख के करंट अफेयर्स हम पहले कवर करेंगे। ओके, तो हाँ, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, भारतीय रेलवे कब तक अपने सभी डिब्बों में रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान टैग यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो वो दिसंबर 2022 तक ये योजना बना रहा है इंडियन रेलवे। ठीक है, ये काम तब तक हो जाएगा पूरा। तो अच्छा, ये क्या काम होगा, मतलब इन टैक्स से क्या किया जाएगा? तो इन टैक्स का उपयोग करने से भारतीय रेलवे द्वारा रेल के डिब्बों को ट्रैक करने के लिए, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए इनको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इनको ऐसा मतलब लगाया जा रहा है। इससे रेल के सभी डिब्बों पर रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान RFID, मैंने आपको बता दिया है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, उपकरणों का उपयोग करने से भारतीय रेलवे के लिए ट्रेन की सही स्थिति, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन आप पता कर सकते हो, काफ़ी वो इजी हो जाएगा इससे। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, अभी क्या है जो मतलब प्रेजेंट में ये काम चल रहा है प्रोसेस। तो अभी मतलब 23,000 डिब्बों में ये जो टैग हैं वो लगाए जा चुके हैं। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करती हूँ तो प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, मतलब ये टैग लगाने से पहले इस कार्य का क्या प्रोसेस था वो हम जान लेते हैं कि क्या होता था। कि जो इंडियन रेलवे है वो अपने सभी डिब्बों में रेल की जितनी भी जानकारी होती थी तो उसको वो रिटन में यानी कि लिखित रूप में वो उसको रखता था। ठीक है, और उससे क्या होता था, कई बार काफ़ी सारी मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ भी रहती थी, और हो जाती हैं ऐसी मिस्टेक्स अगर डिटेल्स कोई भी दर्ज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। अगर ये जो ये टैग लगाए जा रहे हैं इससे क्या होगा, उनकी सही एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, जो भी इंजन है या रेल डिब्बे हैं वगैरह जो भी है, तो उससे ये मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, इतना हमने पता कर लिया इसके बारे में कि जो करंट न्यूज़ है। बाकी हम थोड़ा सा भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है। तो आई होप एवरीवन नोज़ अबाउट इट कि 1853 में पहली रेल चलाई गई थी, इतना तो सभी को पता होगा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। तो वो मतलब यही है, इतना ही है इसके बारे में कि भारतीय रेलवे ने अपनी पहली जो ट्रेन थी वो 18वीं सदी में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन है एक, जो कि उस वहाँ से लेकर के और ठाणे के बीच में ये ट्रेन चली थी। ठीक है, उसमें खासियत क्या थी कि उस मतलब वो जो ट्रेन थी उसमें पहली बार भाप के इंजन से उसको चलाया गया था। तो ये उसकी एक ख़ास बात थी। ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में। आई होप यू गॉट इट वेल। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो वो नामित किया गया है अरुण कुमार को। ठीक है, इनका नाम याद रखना। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। ठीक है, वह वैश्विक रेल नीति निर्माण में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अरुण कुमार को कुल इनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, और वे जून 2022 तक इस पर कार्य करेंगे। ठीक है, मतलब इनका कार्यकाल तब तक के लिए होगा। बाकी इसके बारे में कुछ ऐसा खास जानने के लिए नहीं है। आरपीएफ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है। इसमें कुछ नहीं है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। हाँ, इसका कार्य क्या होता है कि जो भी सुरक्षा बल होते हैं या फिर जो देश में जो रेल यात्री होते हैं उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जा सकती है, या फिर रेलवे की संपत्ति की रक्षा किस तरीके से की जा सकती है ना। और अगर मान लीजिए कि देश में देश विरोधी जो भी रेलवे रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनको उनकी निगरानी किस तरीके से करनी है, ये सारा काम ये करता है। ठीक है, ये संस्था करती है। ओके,
तो चलिए इतना ही है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगाली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है। 2 अगस्त 2020 को उनकी जयंती मनाई गई है। उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि आपके तिरंगे झंडे के वो डिज़ाइनर थे, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था। पिंगाली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था और कहाँ पर, वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम में उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पिंगाली वेंकैया द्वारा डिज़ाइन किया गया जो ये झंडा है वो वहाँ डिज़ाइन किया गया था। केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से बना राष्ट्रीय ध्वज सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, किस में? 1931 के कराची अधिवेशन में। ओके, जिसमें केंद्र में गांधी जी का चरखा भी था। ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में, और कुछ अलग से नहीं है जानने के लिए। तो चलिए, हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कब उसको अपनाया गया था, तो वो आप इसको याद रखना, कब स्वीकार किया गया था। तो 1931 के कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो वो बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने उसको लॉन्च किया है। क्या है इस ऐप में, जान लेते हैं। कोविड-19 से होगा डेफिनेटली, हाँ जी, उसी से रिलेटेड है ये, जो राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रबंधन से संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने के साथ साथ कोविड-19 परीक्षणों के लिए पंजीकरण करने में मदद करेगा ये ऐप। और यही ऐप जो है नागरिकों को निकटतम कोविड-19 परीक्षण केंद्रों की बारे में जो भी जानकारी है, देखभाल केंद्र हैं, अस्पतालों में बेड हैं, उनकी उपलब्धता के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है, किस अरब देश में अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? इम्पोर्टेंट है, यूएई में स्थापित किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ने बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन किया है, नाम याद रखना। यह अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो अबू धाबी के अल धफ्रा क्षेत्र में इसको स्थित किया गया है। ठीक है, जो मतलब वहाँ पर स्थित है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 5600 मेगावाट है, जिसका उद्देश्य यूएई को 25% ऊर्जा की आपूर्ति करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो इसके बारे में बस इतना ही। हाँ, ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका संचालन कौन कौन कर रहा है। तो जो अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम है वो, और कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, ये दोनों साथ में मिलकर इसका ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसका संचालन कर रहे हैं। बाकी इसमें लिखा हुआ है, कुछ आगे से आपको जानने की नीड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 4 और 5 के मैंने एक ही PDF में उसको कर दिया है, ज्वाइन कर दिया, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, पहला है इसमें, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखना, उत्तराखंड में खोला गया है। हिम तेंदुआ के संरक्षण को ये जो है कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन प्रभाग में पहला, समझ रहे हो, भारत का पहला है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का उद्देश्य क्या होगा? स्थानीय समुदाय की मदद से हिम तेंदुओं की रक्षा करना। इस संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग द्वारा किसके साथ मिलकर की जा रही है? UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर की जाएगी। ओके, तो यहाँ हम बारी बारी से थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा हुआ था 2017 में। ठीक है, 2017 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था और उसकी अवधि थी 6 साल। 6 साल में मतलब उस जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जाना था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था सिक्योर हिमालयाज़, है ना। आई होप आप नाम से समझ गए होंगे। सिक्योर हिमालयाज़ उस प्रोजेक्ट का नाम था। तो उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था कि जो भी मतलब आजीविका को सुरक्षित करना, ठीक है, और जो स्थायी उपयोग है मतलब उसको बढ़ावा देना, और जो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी बहाली करना, यानी कि उसको संरक्षित करना। इन टोटल ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हिमालय में जितनी भी हिम तेंदुए पाए जाते हैं उनको और जो भी लुप्तप्राय प्रजाति होती हैं उनके संरक्षण पर ये जो प्रोजेक्ट है ध्यान देता है, यानी कि वही सारा कार्य करता है। ठीक है, उसी प्रोजेक्ट के तहत ये जो केंद्र खोला जा रहा है
उत्तराखंड में, ये उसी प्रोजेक्ट के तहत खोला जाएगा। ठीक है, बाकी इसका उद्देश्य क्या होगा, वही जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि आजीविका को मतलब जो भी वहाँ के स्थानीय लोग होंगे उनको रोज़गार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और उनको रोज़गार मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी आजीविका का संरक्षण होगा। ठीक है, तो ये सारे इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य हैं। आई होप यू गॉट इट वेल। हाँ, अगर इतना ही इसके बारे में जाना है तो थोड़ा सा हम यूएनडीपी के बारे में भी जान लेते हैं। मीन्स टू से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में। और क्या करता है ये गरीबी उन्मूलन हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, समानता हुआ, इन सब को कम करने के लिए 70 कंट्रीज़ हैं, मतलब 70 देश हैं, उनके साथ मिलकर के ये संस्था काम करती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या करती है, मान लीजिए किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं उनको रिव्यू करना, उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, है ना। और हाँ, बस यही ये काम करती है, यही उसका काम होता है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है, तो वो राजस्थान द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, क्या है इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। राजस्थान सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब और लोगों को मात्र 8 रुपए में गुणवत्ता पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इस योजना को राज्य की सभी यानी कि 213 स्थानीय निकायों में शुरू किया जाएगा। ठीक है, ये है इस योजना का मतलब जो भी इसकी प्रोसेस है वो सब इसमें मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए कि इस योजना से कम 4.87 करोड़ पीपल इससे लाभान्वित होंगे, मतलब इतने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस वर्ष संस्कृत दिवस कब मनाया गया है, तो वो 3 अगस्त को मनाया गया है ये संस्कृत दिवस। जान लेते हैं क्या है इसके बारे में खास। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को, 3 अगस्त को थी पूर्णिमा, तो डेफिनेटली उसी दिन मनाया जाएगा, यह दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस का मुख्य उद्देश्य इस प्राचीन भारतीय भाषा के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। इस दिवस का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था, तो 1969 में इसका सबसे पहले ऑर्गेनाइज इसको किया गया था। भारत में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। संस्कृत को लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। देखो क्या होता है, जैसे कि ये कोई भी डेज़ होते हैं, मान लीजिए संस्कृत ये वाला संस्कृत दिवस मनाया गया है, तो इनमें क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, उसी लैंग्वेज में, तो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं रिलेटेड टू ये लैंग्वेज से रिलेटेड सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यही होता है। ठीक है, किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ है। ये कौन थे, ये एक नाट्यकार थे। ठीक है, अब इब्राहिम अलकाजी रंगमंच के कलाकार और महान शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया है। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक भी थे। अच्छा, इन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, 1991 में पद्म भूषण मिला था, और 2010 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, पद्म विभूषण। ठीक है, उससे इनको सम्मानित किया गया था। तो इतना ही है, इनका नाम याद रखना बस, कौन थे, इससे किससे रिलेटेड है ये वो याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता किसके द्वारा लिखी गई है, तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई है, इसका विमोचन हुआ है। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौहान द्वारा लिखी गई ये पुस्तक जो है इसका विमोचन किया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, क्या पुस्तक का नाम है, बस ये याद रखना है इसमें। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है, तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, मतलब इसका उद्घाटन किया है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें क्या होगा 6 to 11th, ठीक है, 6 to 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें विज्ञान के लिए उनको मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के लिए ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया गया है। तो बस इतना ही है। ठीक है, चलिए, इस कार्यक्रम को विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा की पहचान करने और छात्रों के बीच वैज्ञानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है,
विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इस सप्ताह को 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस दौरान विभिन्न देशों में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और इसकी शुरुआत की गई थी 1991 में। और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना आप कब इसकी स्टार्टिंग की गई थी और ये कब से कब तक मनाया जाता है। ठीक है, IPL 2020 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा इसका। ठीक है, आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने पुष्टि की है कि IPL 2020 टूर्नामेंट 19 सितंबर से UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होने जा रहा है और 10 नवंबर 2020 को ये समाप्त होगा। ठीक है, ये पहला मौका है जब IPL UAE में होने जा रहा है। याद रखना, ये टूर्नामेंट पहले 29 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन रीज़न तो हमेशा कोविड-19 ही है। अभी तो आप यही समझ लीजिए, कुछ भी डिले हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कोविड-19 की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? इम्पोर्टेंट है, याद रखना, सोनम वांगचुक को दिया गया है। लद्दाख के हैं ये, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, शिक्षाविद वांगचुक को दिया गया है। और वांगचुक को यह सम्मान क्यों दिया गया है? उनके द्वारा युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है। ठीक है, सोनम वांगचुक लद्दाख के हैं और उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है और कई उनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एप्पल कंपनी है, जिसने आपकी जो सऊदी अरामको है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ खास नहीं है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। एंड हाँ, आज के जो यानी कि 6 तारीख के और जो 7 तारीख के करंट अफेयर्स हैं वो कल मैं डेफिनेटली उसको कवर कर लूँगी। PDF के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।